नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप डाइवर्ट नहीं होंगे। कोई भी आपके पास नकारात्मक न्यूज आए उससे बच के रहिए। आप टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए एग्जाम को और अपने बेसिक कवर करते रहिए। आज है 23 तारीख। 23 तारीख को हम दो इश्यू डिस्कशन करेंगे। एक इसका कोट सद्गुण का है, सुकरात और इम्यूनल कांड के आधार पर डिस्कशन अच्छे से सुनिए, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 42 इसके संदर्भ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का जो निर्णय बदल दिया है उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल पढ़ेंगे। और दूसरा है नक्सलवाद क्षेत्र में जो अपना आर्टिकल आंतरिक सुरक्षा। भारत के एक सुरक्षा दो प्रकार की होती है, एक आता है आंतरिक सुरक्षा, एक होती है बाह्य सुरक्षा। अब बाह्य आंतरिक सुरक्षा में ये मुद्दे आते हैं, क्षेत्रीयता है ना, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, ये सारे मुद्दे आते हैं आंतरिक सुना। उसी के संदर्भ में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पेपर 3 के अंदर है दोनों ही आर्टिकल, एडिटोरियल डिस्कशन। अपन चलते हैं उसी कड़ी में। अपन एक हर बार कोट पढ़ते हैं। कोट आज तीक्षा उठाया सद्गुण पे, तो अपन ध्यान से सुनने, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सद्गुण केवल सही कार्य करने का नाम नहीं है, बल्कि ये सही प्रकार का इंसान बनने की प्रक्रिया। अब पढ़ते हैं सद्गुण होता क्या। देखो, सद्गुण क्या होता है, केवल सही कार्य करने या नाम से नहीं, केवल इंसान बनने की प्रक्रिया से नैतिकता के आधार पर पढ़ते हैं अपन। क्या होता है, नैतिकता, है ना। सद्गुण नैतिकता संग देखो, केवल ये आंतरिक, ये सद्गुण एक आंतरिक प्रक्रिया है। क्या होता है, आंतरिक प्रक्रिया है। ये कोई जन्मजात नहीं है, इसको कर्तव्यपरायण अभ्यास करने से ही उद्भव होता है, ये याद रखना। ये केवल किसी कार्य के नियमों के अनुसार सही ढंग से करना, बल्कि उस कार्य को पीछे की भावना, ये केवल कि कार्यों को फिर नियमों के अनुसार या करना नहीं, उसके पीछे मंशा क्या है वो दर्शाती है आपको। सद्गुण के बल की इंसान बनने की प्रक्रिया को दर्शा। जैसे आप कोई चरित्र, व्यक्ति, नैतिक सोच को दर्शाते हैं। सद्गुण आंतरिक प्रक्रिया धीरे धीरे एक अच्छे इंसान की ओर लेके जाती है। अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई आप एसडीएम हो। आप में से एसडीएम बिल्कुल बनेंगे सारे। एसडीएम है। एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई बुजुर्ग महिला आई। मैं हर बार एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको लंबे टाइम याद रहे। कोई एसडीएम महिला आई आपके पास, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आई, 6 महीने से उसकी रुकी हुई थी, 6 महीने से रुकी हुई थी। आप में से कोई एसडीएम बन के दस्तावेजों कमी के कारण पेंशन रोकी गई है। उन्होंने, आपने नियम बताया कि कमी के कारण कोई डॉक्यूमेंट आपका फुलफिल नहीं होने की वजह से रुकी हो रही है। यदि एसडीएम केवल नियमों का पालन करते, अगर फाइल लौटा दे, केवल रूल रेगुलेशन के आधार पर फाइल लौटा दे और वही कार्य कर रहा है, सही कार्य कर रहा है, भाई मान लो वो नियमों के अंदर काम कर रहा है। लेकिन यदि एसडीएम कंपैशन मतलब करुणा, संवेदनशीलता के साथ महिला से बात सुनता है, महिला की बात सुनता है, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है, पेंशन प्रक्रिया को सरल करता है, तो ये क्या है, सद्गुण की मिसाइल है। क्या है, सद्गुण की मिसाइल है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आईसीयू में ऑपरेशन कर रहा है, किसी तकनीकी कारण की वजह से उसकी सांसें रुक गई। लेकिन अगर वो तकनीकी कारण से रुकी ऑपरेशन करते हुए, तो ये तो इसका कार्य है। लेकिन इसने बाहर आके परिवार वालों को ईमानदारी से बताया कि आपकी परिवार वाले की अब जान खतरे में है, ईमानदारी से बताया। तो ये क्या है, ये एक मिसाल है। क्योंकि हम आईसीयू में आपका फुल डे का सार नहीं ले सकते, क्योंकि अब बॉडी काम नहीं करेगी और बचना मुश्किल है, तो आप अपनी सेवा कीजिए। और वो डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं। तो ये क्या है, ये सद्गुण की एक मिसाल है। अगर वही बहुत सारे न्यूज़ में आप सुनते हैं, डेथ बॉडी को आईसीयू वार्ड में रख के अपने 24 घंटे का जो पैसा है वो फीस हड़पने के लिए रखते हैं और परिवार वालों को बाहर जानकारी भी नहीं देते। इसी के संदर्भ में ये सद्गुण की अपन बेसिक परिभाषा पढ़ रहे हैं। अब अपने सिलेबस के अंदर इम्यूनल कांड और सुकरात के आधार पे अपना सद्गुण को पढ़ते हैं, ताकि अपना एक टॉपिक पूरा कंसेप्ट हो जाए। अब पढ़ते हैं इम्यूनल कांड। इम्यूनल कांड क्या कहता है, कांड साहब क्या कहते हैं, कांड साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कांड साहब, कांड और सुकरात याद रखना, दोनों एक थिंकर्स हैं जो दोनों सद्गुण के बारे में बात करते हैं। इम्यूनल कांट साहब कहते हैं कि सद्गुण कांड के अनुसार कोई भावनात्मक, ये कह रहा है कि मेरी के अनुसार कोई भावनात्मक प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य की प्रेरणा। कांट साहब कहते हैं कि ये मेरे अनुसार कोई इमोशनल नहीं है। ये जितना आदमी कर्तव्य की भावना विकसित करेगा, आधारित होगा, उसके आधार पर कर्तव्य परायणता आधार पर काम करेगा, वो उसी के अंदर एक नैतिक नियमों के अनुसार सद्गुण विकसित होगा। जैसे मान लीजिए कांट साहब का उदाहरण के अनुसार कि मान लीजिए आपका ये कोई दोस्त है, पैसे उधार लिए, वादा किया, कोई आपके फ्रेंड है,
आपने उससे पैसे लिए और आप उसे हमेशा वादा करते हैं कि मैं लौटा दूंगा। आप जानते हो कि आप पैसा नहीं लौटाने वाले, लेकिन फिर भी आप उससे वादा करते हो। तो मान लीजिए अगर इस हर व्यक्ति ऐसा करने लग जाए तो वादा करके न निभाए, तो वादा करना नाम की कोई चीज़ ही समाज में बसेगी नहीं, तो किसी विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसा इसलिए कहता है कि जैसा आदमी कर्तव्य करता है, अभ्यास करता है, उसी के आधार में ढलता है। जैसे एक दिन चोरी की छोटी सी, कि क्या है छोटी सी, तो मैंने चोरी की है, पापा के पॉकेट से पैसे उठाए, चुरा दिए। फिर एक दिन 10 रुपये उठाए, एक दिन मौका मिला 500 उठाए, तो ये कांट इसी आधार पर कह रहा है, ये कोई भावनात्मक नहीं है, ये कर्तव्य परायण के आधार पे एक विकसित होता है सद्गुण। अब मान लो सुकरात बोलता है, सुकरात साहब बोलते हैं कि मुख्य विचार सुकरात साहब का सद्गुण ज्ञान बोलते हैं, कि ये कहते हैं सद्गुण ज्ञान मेरी नज़र में ये क्या है कि नैतिक ज्ञान ही सद्गुण है। क्या है? नैतिक ज्ञान सद्गुण है। कौन कहता है? सुकरात साहब। और वो कर्तव्य परायणता की बात कौन करते हैं? कर्तव्य पर आधारित किसको कौन? कांट कहता है। सुकरात साहब कहते हैं कि नहीं, मेरी नज़र में ये है, मेरी नैतिक में नैतिक ज्ञान क्या है? नैतिक ज्ञान ही सद्गुण है, यही सद्गुण है। ये अपने इथिक्स में पढ़ते हैं अपन। अब मान लीजिए सुकरात के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सही और गलत का वास्तव में समझता है तो वह स्वाभाविक रूप से नैतिक कार्य करेगा। इसीलिए सद्गुण को बढ़ाने का आत्मचिंतन और बौद्धिक का विकास आवश्यक है। मतलब सुकरात कहता है कि अगर व्यक्ति सही और गलत को वास्तव में समझता हो तो स्वाभाविक रूप से वो नैतिक कार्य करेगा। अगर उसको पता है सही और गलत में क्या डिफरेंट है तो वो नैतिक रूप से नियमों का काम करेगा, वो इमोशनल नहीं होगा। लेकिन अगर सद्गुण बढ़ाने की आत्मचिंतन और बौद्धिक, सद्गुण तभी आपके पास अच्छे काम करेंगे जो आत्मचिंतक और बौद्धिक विकास, आईक्यू आपका अच्छा होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कोई आप खुद शहर में रह रहे हैं, आप कॉलोनी में रह रहे हैं, यहाँ कचरे का ढेर पड़ा है, आप माचिस की पेटी लेके आए और आपने इस प्लास्टिक को जला दिया। क्या? प्लास्टिक को आपने जला दिया, जलाया। अगर आपको प्लास्टिक की जलाया क्योंकि उससे लगता है कोई सफाई जरूरी है, यदि उस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान की प्लास्टिक जलाने, अगर कोई उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि प्लास्टिक तो जलाया, ये तो मैंने देख लिया कि सफाई होती है, लेकिन प्लास्टिक जलाने से जहरीले गैसें उत्पन्न होती है, जिससे सफाई से जितने लोगों को नुकसान नहीं होता है जितना आपने ये प्लास्टिक जलाने से कॉलोनी में जहरीले गैस फैली है, प्रदूषण हुआ, जिससे श्वास लेने में कमी आती है, बूढ़े बुजुर्ग को तकलीफ हो रही है, तो क्या आप अगली बार जलाओगे? नहीं। फिर आप पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, क्या ये व्यक्ति फिर से प्लास्टिक जलाएगा? बिल्कुल नहीं जलाएगा, क्योंकि उसको नैतिक ज्ञान की प्राप्त हो गई। तो सद्गुण साहब इसी आधार पे बात करते हैं, प्लास्टिक का अगर जानकारी मिल जाए कि एक प्रकार को जलाने से तो इतना नुकसान होता है, तो वो कचरा हटाएगा, अगली बार जलाएगा नहीं, वो हटा के कहीं और लेके जाएगा, लेकिन वहाँ खड़े खड़े जलाएगा नहीं। उसी तरह नैतिक ज्ञान ही सद्गुण है, ये कौन कहता है? सुकरात। और कांट क्या कहता है? इम्यूनल कांट साहब कह रहे हैं कर्तव्य के आधारित जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान होता है। भावनात्मक रूप से बहना, किसी की बातों में आके निर्णय ले लेना। अब जैसे आरपीएससी का एग्जाम्पल, आरपीएससी ने आपको 6 महीने पहले डेट दे दी है। हर बार यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, कहीं भी जाओ, वो आपको मेन से इंटरव्यू से पहले ही एग्जाम करवा देते हैं, हर जगह करवाते हैं। यूपीएससी के पास क्या है कि यूपीएससी के पास लिमिटेड एग्जाम है, तो उसके पास कैलेंडर फिक्स रहता है। अब इतने टाइम के बावजूद भी अपन पढ़ाई नहीं कर पाए और अपन एक बिना दिमाग लगाए, बिना लॉजिकल भावना में बह के अगर किसी मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, फिर अपने कंप्लेंट होता है ना, तो फिर क्या सोचते हैं कि नैतिक गुण है। तो इसी के सिलसिले में ये सुकरात और कांड को आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं कि आर्टिकल 21 और 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 और 21 क्या कहता है? आर्टिकल 42 और 21 ये कहता है, क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या कर दिया कि भाई ये जो महिला है तमिलनाडु की थी, 2017 तक इसकी शादी हो गई थी, तो ये टीचर है, तो इसके पास 2 बच्चे थे ऑलरेडी। तो मातृत्व लाभ अधिनियम कहता है 1961 के तहत कि आप 2 बच्चे तक लीव ले सकते हैं, उससे ज़्यादा 26 सप्ताह तक। लेकिन 2017 के अंदर मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन करके बोला कि नहीं, आप 12 सप्ताह और ले सकते, बढ़ा दिया, 12 सप्ताह से 26 सप्ताह और बढ़ा दिया, 12 से 26 कर दिया। पहले 12 था 1961, उसके बाद 2017 में रूल बदल के 26 सप्ताह। अपने टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल 21 और आर्टिकल 42 के संदर्भ में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर वो महिला सुप्रीम
को मद्रास हाई कोर्ट में गई तो मद्रास हाई कोर्ट वालों ने बोला कि नहीं, जो टीचर थे वहाँ के 2017 में उसकी दूसरी शादी हुई, तो पहला वाला बच्चा उसके पहले वाले पति के पास था, तो उसके गर्भवती हुई 2021 के अंदर। जब 2021 के अंदर गर्भवती हुई तो उसने लीव मांगी, तो स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया, तो वो मद्रास हाई कोर्ट गई। मद्रास हाई कोर्ट ने 1961 के आधार पे 1961 के आधार पे निर्णय दिया कि भाई टीचर कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, आपको लीव नहीं मिल सकती क्योंकि 2 बच्चों तक ही आपको सीमित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डली वापस इस महिला के द्वारा। अभी निर्णय आया है कि नहीं, आपको ये मौलिक अधिकार है, आप गवर्नमेंट की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते तीसरे बच्चे में, लेकिन आपको मौलिक अधिकार ये कहता है कि आपको स्वास्थ्य के लिए जीवन दैहिक जीने का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के तहत है। तो आपको 12 सप्ताह और लीव ले सकते हैं 2017 के तहत मातृत्व। 2017 का मातृत्व लाभ में अधिनियम 12 सप्ताह से 26 सप्ताह किया हुआ है, लेकिन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तीसरे बच्चे के लिए आप लीव नहीं ले सकते। उसमें ये लिखा 2 बच्चों के लिए लीव ले सकते हैं, लेकिन तीसरे बच्चे का भी प्रावधान उसमें है, जो गोद है, जो इस तरह जो मामला आया है, तो इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट का मामला पलट के बोल दिया। अब आर्टिकल 21 अपन इसलिए पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 में बहुत सारी बताई बातें की, जैसे आपको कौन से जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, हेल्थ, ये हेल्थ का इशू है ना, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, मातृत्व अवकाश का अधिकार है ना, आर्टिकल 2024 सुप्रीम कोर्ट आज दिया है अभी वर्तमान में, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, है ना, लीगल एड, है ना, न्यायिक सहायता का अधिकार, है ना। जो निजता का अधिकार कहाँ लागू होता है आपको, कोई मान लो आप कपल मान लो होटल में गया हुआ है, उसके पीछे पुलिस आती है कि बिना वारंट आती है और होटल वाले पे दबाव बढ़ाता है कि मुझे आपका डॉक्यूमेंट चेक करना है, और वो दबाव बढ़ाते हैं, होटल वाला कह रहा है नहीं, राइट टू प्राइवेसी है मैम, आप वारंट लेके आओ, नोटिस लेके आओ, आप किसके तहत आए, क्यों आए, तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। लीगल एड, न्यायिक सहायता का अधिकार है ना, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से ऐसे 14 वर्षता के संदर्भ में बातें की हुई है। अब आर्टिकल 21 में ये कोविड-19 के टाइम में है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर जा रहे थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये उल्लंघन माना था, ऑक्सीजन की कमी का उल्लंघन माना आर्टिकल 21 को। फिर डिजिटल निजता, आधार कार्ड और निजता से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की डिजिटल स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में शामिल है। मातृत्व अवकाश पर हाल ही में निर्णय दिया, मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये आर्टिकल 21 इस तरह याद रखना है कि आर्टिकल 21 में है क्या, लिविंग प्रोग्रेस में क्या आता है, राइट टू शिक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है ना। अब आगे चलते हैं कि आर्टिकल 42 क्या है आर्टिकल 4, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी व्याख्या दी है कि आर्टिकल 42 भी राज्यों को अधिकार है, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार दे सकते हैं, जैसे कि संविधान की समाजवादी की भावना का प्रतीक है ये समाजवादी डीपीएस में आता है, ये आता है डीपीएस भी, नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी भावना का विकास करता है। राज्यों को याद दिलाता है कि आर्थिक क्रांति की प्रगति केवल तभी सार्थक है जब उसमें मानव गरिमा की भावना, सामाजिक सुरक्षा जुड़ी हो। ये कहने का मतलब ये कहता है कि जब आर्थिक प्रगति केवल तभी सार्थक है जब मानव गरिमा और सामाजिक सुरक्षा जुड़ी है। भाई आर्थिक प्रगति तभी तो सफल होगा जब सामाजिक लोग सुख हो, है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक हो। तो इसी के संदर्भ में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 42 अपन समझे, मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 21 सभी पे लागू होता है, ठीक है ना। आर्टिकल सभी पे, विदेशी हो, भारत हो, सबकी जीवन जीने का अधिकार है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि आप आए और बोल दिया कि नहीं आर्टिकल 21 नहीं, तो इसी के आधार पर ये बात करता है। अब अपन पढ़ते हैं नक्सलवादी के क्षेत्र में, जो अपना टॉपिक है, जो 3rd पेपर के अंदर आता है, नक्सलवाद कैसे उद्भव हुआ, क्या कारण है, अपन पढ़ते हैं। अब चलते हैं नक्सलवादी उद्भव। हालिया की घटना पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है 21 दिन से, कौन सा है, कगार, ऑपरेशन कगार नाम याद रखना, हाल ही में 21 दिन से चल रहा है, जो चलाए जा रहे हैं सीआरपी, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस, तेलंगाना, ग्रेआउंड्स सहित 20,000 से अधिक जवान शामिल है इसमें, और 21 मुठभेड़ों में 31 आतंकवादी मारे गए, महिला भी शामिल है उसमें, इस तरह ये बातें की। अपना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कगार जो 21 दिनों से चलाया जा रहा है, सीआरपी, कोबरा, छत्तीसगढ़ मिलकर ये चलाया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगह ये चलाया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में अभी राजू बसवा जो नेता है, उनका लीडर है माओवादी का, वो हाल ही मारा गया है, उसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम राशि रखी थी। माओवादी शीर्ष नेता मांडवी, हिडा, देव बरसे, दामोदर अभी भी फरार है। अभी अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये बसवा राजू, मैंने बोला ना, बसवा राजू का महत्व है,
जो इनकी डेथ हो गई, वांटेड रखा था ये बसवा राजू जो है, जो इनका माओवादी का मुखिया था। अब ये डेथ होने के बाद माओवादियों की कमर टूट गई, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा संपर्क। और इन्होंने जो नेता है ना बसवा राजू ने, इन्होंने, अब सरकार ने तो 1.5 करोड़ का इनाम राशि रखी, तो आप सोचो कितना बड़ा कुख्यात नेता होगा। 2010 में दंतेवाड़ा में, 2013 में झीरम घाटी में, 2003 में अल्पी पीरी पर बम विस्फोट जैसे हमलों का मास्टरमाइंड है ये। तो आपको एग्जाम्पल लिखने के मिले, नक्सलवादी का टॉपिक एग्जाम्पल में आ जाए तो आपको हाल ही में घटना 2010, 2013, 2003 है, 2024 वाली घटना भी, 25 वाली घटना का एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हैं। तो अपन ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने टॉपिक में है, तो अपन इसको पढ़ते हैं नक्सलवादी का जन्म कैसे होता है। भाई क्यों, मान लीजिए कोई नक्सलवादी है, ये कोई गाँव है, ये कहाँ पे गाँव पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में एक गाँव है नक्सलबाड़ी गाँव। कौन सा, नक्सलबाड़ी गाँव। ध्यान से स्टोरी सुनना, स्टोरी से हम इसका समझा रहा हूँ। वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल हैं, भूमिहीन लोग हैं, दलित वर्ग है, उन पे जमींदारों के द्वारा शोषित करते थे और एक ज़मीन पर कब्जा कर दिया। किसने, जमींदार ने। किसने, जमींदार ने एक आदिवासियों की ज़मीन, दलित वर्ग की ज़मीन और भूमिहीन पे लोगों पे कब्जा कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनके पास ज़मीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नेता भी इनका सपोर्ट नहीं करता, तो ज़मींदार बहुत बड़ा लगा उस समय। तो 1966 के आसपास ये उद्भव हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने जमींदार के द्वारा गोली चला दी। किसके ऊपर, जो ये आदिवासी ट्राइबल लोग विरोध कर रहे थे, भाई हमारी ज़मीन है, आपने गोली चलाई। इन गोली चलाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि एक मजूमदार नाम से एक आदमी था। कौन था, सारू, नाम याद रखना, सारू मजूमदार कानू सन्याल, सारू मजूमदार कन्याल नाम से सान्याल, सारू मजूमदार सान्याल जैसे नेताओं ने ये क्या, साइनस, देख वापस याद रखना, सारू क्या है, सारू मजूमदार है ना, मजूमदार और सान्याल, ये जो माओ चीन के अंदर जो नेता हो गए, माओ त्सुंगो, ये है माओ त्सुंगो तुंग, त्सो तुंग। ये क्या करते थे कि भी विचारधारा से अपनाए, जिसमें चाइना की, चीन की जो पॉलिसी थी वहाँ के, तो इन्होंने प्रभावित थे। तो इन्होंने बोला असली सत्ता का तो मकसद है गोली से चलता है, क्योंकि जमींदार ने गोली चला दी थी वहाँ पे दलित वर्गों पे। तो इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। फिर इसी के आधार पर इन्होंने अपने लोगों को सत्ता में हटाने का संकल्प लिया। एक बड़ा बड़ा ग्रुप बनाया कि असली सत्ता तो गोली से आती है। तो ये सारू मजूमदार जो सान्याल है, इसी से प्रभावित हुआ था। इसीलिए नक्सलवादी क्षेत्रों में आज भी वहाँ के लोगों को नक्सलवादी क्षेत्र, नक्सलबाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसी के। अब इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बैकग्राउंड, इतिहास। ये 1966 के उद्भव पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी गांव में किसानों के जमींदारों, मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि जमींदार द्वारा गोली चलाई, तो सारू मजूमदार नाम से जो व्यक्ति था वहाँ का, जो माओ त्सो तुंग नाम से प्रभावित था, तो उन्होंने ये काम किया। तो इससे प्रभावित होकर फिर इन्होंने भी गोलियां चलाई और गोलियों हथियार उठाए, बहुत बड़ी टीम बनाई। तो आज वो एक माओवादी नाम से या नक्सलवादी नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए 1966 नक्सलवादी गांव में, याद रखना, अगर 2 नंबर 5 नंबर प्रश्न पूछे शुरुआत का हिस्ट्री बैकग्राउंड, तो 1966 याद रखना, क्या रखना, 1966 याद रखना है ना। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाड़ी, दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल में। अब ये कहाँ पर है, सारू मजूमदार कानू सलियाल नाम से व्यक्ति द्वारा ये उद्भव किया। अब विचारधारा कहाँ से आए थे, चीन के अंदर से माओ त्से तुंग सशस्त्र क्रांति रणनीति चल रही थी उस समय आज़ादी के लिए, उससे प्रभावित हुआ था। अब 1970 की बात करें, 1966 के बाद में 1970 कालक्रम पढ़ते हैं अपन। कालक्रम क्या कहता है, 1970 के कालक्रम, 1980 का कालक्रम पढ़ते हैं और 2020 तक जाता है। 1970 के अंदर सीपीआई क्या था, सीपीआई मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मतलब सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की स्थापना किसने की, सारू मजूमदार ने। याद रखना, ये सारू मजूमदार ने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मतलब लेनिनिस्ट मतलब सीपीआई एमएल की स्थापना की सारू मजूमदार ने। और ये कहाँ पर फैली ये पार्टी, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ ये पार्टी फैली वहाँ पर भी आज नक्सलवादी गढ़ बने हुआ है ना। सरकार ने इसने दबाने कई पुलिस चयनी अभियान चलाए, बहुत मुश्किल काम हो गया। फिर 1980 के दशक में आते हैं तो 2004 के आसपास आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार के साथ, इस माओवादी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक शांति वार्ता चल रही है।
उसी के संदर्भ माओवादी ने मिलकर एक नया वार खड़ा कर दिया, पीपुल ऑफ वार ने मिलके और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने मिलकर विलय कर दिया। क्या कर दिया? जिसका नाम है सीपीआई माओइस्ट। क्या है? सीपीआई। ये सीपीआई 2004 में बना। कारण क्या था? कारण यही था कि जो 2004 के अंदर जब आंध्र में जो शांति वार्ता चल रही थी सरकारों के साथ, उसी समय इन्होंने मिलकर विलय कर दिया। कौन सा? एक तो पीपुल ऑफ वार ग्रुप है ना, पहला पीपुल ऑफ वार ग्रुप, दूसरा ग्रुप है मोस्ट MOIIST मोस्ट कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट ने सेंटर ने मिलकर विलय किया, जिसका आज भारत में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। किसको? सीपीआई को, माओइस्ट के नाम से। अब 2020 में ये कहाँ पे फैला हुआ आपको पता होगा? छत्तीसगढ़, बस्तर, झारखंड, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बस्तर जैसे शहर। इसकी चिंता क्या है? आदिवासी का अधिकार जमीन। ये क्यों ऐसा करते हैं भाई? इनके पास, इनको हमेशा डर रहता है मन में कि आदिवासियों को जमीन पे अधिकार करेगी सरकारें, जमीन अधिग्रहण करेगी, न्याय में देरी। इनके जो नेता हैं इस तरह इन लोगों को भड़का रखा है ताकि ये अपनी जमीन को लेकर सेंसिटिव रहते हैं, है ना। ट्राइबल लोग जमीन अधिग्रहण को लेकर सेंसिटिव, न्याय में देरी की वजह से ये सब कुछ चिंता बढ़ती जा रही है। नक्सलवाद के संबंध में प्रमुख अवधारणा है कि भाई ये 10 राज्यों में मोस्टली फैला हुआ है, जिसके अंदर लाल गलियारा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लाल, रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है आपको नक्सलवाद के क्षेत्र में। कौन सा? रेड कॉरिडोर है ना, 10 राज्यों में है ये, याद रखना। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना है ना, छत्तीसगढ़। अब समाधान की नीति के लिए सरकार ने क्या अवधारणा बताई? समाधान नीति बताई, केंद्र सरकार इनके साथ स्मार्ट लीडरशिप के तौर पर प्रशासनिक अधिकार, एक जो समाधान प्रोग्राम है, याद रखना ये समाधान के आपको लिखना है। समाधान प्रोग्राम नक्सलवादी क्षेत्रों में लीडरशिप जो है उनके साथ टॉक करने के लिए प्रशासनिक द्वारा ये कार्य है। भाई आप ये नक्सलवादी का रास्ता छोड़ के, आतंकवादी का रास्ता छोड़ के आप मुख्य धारा में आइए, हम आपको सुविधा देंगे। ये टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं। ग्रे जोन क्या कहता है? ग्रे जोन ये कहता है कि जो ग्रे जोन ने, और ये समाधान ये कि सरकार की एक अवधारणा विकसित करे भाई नक्सलवादियों के ब्रेन को वॉश किया जाए। तो ये कहते हैं प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर और नक्सलवादियों का प्रभाव अधिक होगा, है ना। तो उसी तरह अभी जो नक्सलवादियों को निपटने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, नक्सलवादियों को कदम उठाए जाए, ये कौन कौन? जैसे CRPF मिल के कितने, जैसे 20,000 अभी सैनिक शामिल थे। कौन कौन थे? कोबरा है ना, CRPF, कमांडो है, राज्य सुरक्षा। बहुत सारा फंडिंग यहाँ पे खर्च करना होता है। आंतरिक सुरक्षा बहुत गहरी खतरा होता है, बाहर से भी तक खतरनाक होता है। फिर उनको विकासात्मक पहल के, सड़कें, स्वास्थ्य। सरकार देखो, एक तो ये टीम बनाए, सरकार बहुत सारे काम कर रहे हैं नक्सलवादी खत्म करने, है ना। दूसरा सड़कें हैं, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भी ध्यान दे रहा है सरकार। समाधान जैसे टॉक है वो प्रोग्राम यही लॉन्च करवाती है। ट्राइबल जनजातीय अधिकार के लिए फॉरेस्ट एक्ट, पैसा एक्ट, भाई विश्वास लाने के लिए पैसा एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट, भाई जंगल आपका जीवन का अधिकार है, आपको कोई नहीं छीन सकता है। जन संवाद है ना, माओवादियों के आत्मसमर्पण करने की अपील करना। ये सब क्या है? ये एक प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों से मिलकर नक्सलवाद को खत्म। लेकिन अभी 21 दिनों का जो प्रोग्राम चला है ऑपरेशन कगार, आपको याद रखना ये। अब मानवाधिकार के बीच में आए, कुछ मानवाधिकार का आरोप लगाया कि ऑपरेशन आप कगार है जो प्रोग्राम अभी चला रहा है 21 दिनों, इसमें निर्दोष लोग मारे गए, न्यायिक जांच। सरकार ने जवाब दिया कि सैन्यकरण कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में अत्यधिक बल दिया हमने। सैन्यकरण और कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा, हमने निर्दोष लोगों को नहीं मारा, माओवादियों के खिलाफ है, न कि निर्दोष लोगों के खिलाफ है। सरकार ने मानवाधिकारों को जवाब दिया। उन दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। नक्सलवादी बढ़ने का कारण क्या है? ये आपके सवाल आया कि नक्सलवादी क्यों बढ़ता है। वो मैंने शुरू में बताया, जब कोई आपको जमींदार के द्वारा गोली चलाई थी, जब उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय है, जंगल की सुरक्षा जैसे अपने उसको विश्वास में नहीं लाते, इसीलिए वो नेताओं के कहने में आके अपनी संगठन तैयार करता ताकि अपने घर सुरक्षा में हो। आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता कमी की वजह से, है ना, आदिवासियों गरीबी संसाधनों से वंचित करना, विकास की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधा का अभाव होना, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचार जैसे शोषण को बढ़ावा देना, अधिकारों का हनन, भूमि अधिग्रहण, मानवाधिकार का उल्लंघन है, राजनीतिक उपेक्षा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक जो अपना फायदा उठाते हैं, है ना, एक गढ़ को दूसरे गढ़ को हराने के लिए फायदा देते हैं,
एक दल को दूसरे दल का फायदा होता है, वो अपना पैसा हथियार पहुंचाते हैं समय समय पर। क्या है ये? राजनीतिक भी उपेक्षा होती है। अधिकारों का हनन, प्रशासनिक उदासीनता, विकास की कमी, आर्थिक असमानता, ये आपका कारण लिखने हैं। अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन कगार के साथ साथ और क्या चला है, तो आपको याद रखना 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया है। माओवादी प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती, जंगलों में सर्च ऑपरेशन, खुफिया नेटवर्क में चलाया। परिणाम लेकर कई ठिकानों पर नष्ट हुए। ऑपरेशन मानसून, अब आपसे ले, ऑपरेशन मानसून क्या है? ये विशिष्ट मानसून के दौरान माओवादी बढ़ोतरी रोकने के लिए काम आता है। परिणाम क्या है? जंगलों में सीपे, माओवादी के खिलाफ सघन कार्रवाई। विशेषकर बारिश के या मानसून होता है ना, उस समय क्या होता है, माओवादी के लिए जंगली पहाड़ों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय विशेषकर ध्यान रख के मानसून ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन समर्पण की बात की जाए, लक्ष्य माओवादी को मुख्य धारा में लाना, आत्मसमर्पण करने वाले पुनर्वास, नौकरी, आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा को देना। परिणाम क्या है? हजारों माओवादियों को आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा में लाना। क्या है? ऑपरेशन समर्पण। ऑपरेशन प्रार क्या है? विशेष छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चलाया था। केंद्रीय सरकार माओवादी के लिए कैंप गढ़ गिरे थे। परिणाम क्या? कई मुठभेड़, माओवादी ढांचे। तो आपको याद रखना, ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन समर्पण, ऑपरेशन मानसून और ऑपरेशन ग्रीन हंट, इन नाम से ये एक ऑपरेशन चला के, जिसे ऑपरेशन माध्यम से कमर तोड़ जाए, नक्सलवादियों को कमजोर करना। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है चुनौतियाँ क्या है। देखो, जंगल दुर्गम पहाड़ियों में छिपे रहते हैं, गुरिल्ला युद्ध जैसी पद्धतियों से लड़ते हैं, तो इसके लड़ना बहुत मुश्किल है सरकारों की। सरकार की जो सेना नए नए लोग ज्वाइन करते हैं, उनको ये पता नहीं रहता पहाड़ कहाँ है, दुर्गम कहाँ है, घाटी कहाँ है, तो इस चक्कर में वो सूखे से बैठते हैं। जैसे कोई सामने से आता है तो गोली चला देते हैं। स्थानीय समर्थन, वहाँ के लोगों को, स्थानीय जन नेताओं को लोग खाना, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा भी देते हैं आपस में मिल के। सरकार पर अविश्वास होता है, सरकार पे हमेशा विश्वास हो रहा है। सरकार कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन समर्पण में आप आइए, हम आपके साथ डील करेंगे, आपको सुविधा दी जाएंगी, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता है। क्यों? कि उनकी जो मांग मनवाने का काम करता है दबाव में आके, वो सारी सुविधा फुलफिल होना बहुत कठिन है। इसी के सिलसिले में सरकार पर अविश्वास की बात होती है। एकीकृत नीति, इंटीग्रेट में नीति में कमी होती है ना। और धीमा पुनर्वास, शिक्षा कार्यक्रम, उनको सुविधा, जैसे मान लो को सड़क बनानी है, लेकिन सड़क बनाते बनाते 5 से 6 साल हो गए, तो इसीलिए बोलते हैं ये सरकार काम करना नहीं चाहते, इसीलिए वो एकीकृत नीति में कमी, धीमा पुनर्वास, शिक्षा कार्यक्रम जैसे में कमी आती है। अब उनको निष्कर्ष यही निकलता है भाई, ये माओवादी जो बसवा राजू नेत्र लीडरशिप है, ये अगर मारा गया तो माओवादियों की कमर टूट गई लगभग, क्यों? मुख्य नेता था ये। तो इसीलिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत भारत में माओवादी आंदोलन कमज़ोर पड़ चुका है। सुरक्षा बलों की रण स्ट्रेटेजिक कार्रवाई, खुफिया नेटवर्क, स्थानीय समर्थन, माओवादी संगठन बिखर गया। शीर्ष नेतृत्व के बारे में जाने तो आंदोलन का समापन की भावना पर बल है। हालांकि आदिवासी अधिकार, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय बहस, अपन इस तरह डिस्कशन किया। नक्सलवाद पूरा पड़ा, सद्गुण के बारे में सुखरात और कांड का एग्जाम्पल पढ़ा, डॉक्टर साहब का पढ़ा, है ना। डॉक्टर साहब आपके बाहर आगे बात करें, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सद्गुण के बारे में सब यही आपको इस तरह एग्जाम्पल मौका मिले तो आपको लिखना, और याद रहने का तरीका यही होती है, आप भूलेंगे नहीं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 42 पढ़ा, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत पढ़ा। अपना टॉपिक डायरेक्ट नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण 2007 लिखा हुआ है, लेकिन अपने टॉपिक में डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21, आर्टिकल 42 के बारे में विस्तृत व्याख्या पढ़ा और कोर्ट पढ़ा। इसी के सिलसिले में हम बेसिक डिस्कशन इसलिए करते हैं ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर आने वाले आप न्यूज़ में रहे, अवेयरनेस रहे, और आपका टॉपिक बेसिक कवर हो। आने वाला टाइम में आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सुनते रहिए फ्री टाइम में, और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को जगाइए, और आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।